गुड इवनिंग एवरीवन। आज कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है। मैं तो यहाँ पे 8:55 पे ही पहुँच गई थी क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास थी, पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट था इसलिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट किया है। तो आज की क्लास इसी कारण से 10 मिनट लेट हो गई है। कोई बात नहीं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी ना कभी इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कल मैंने एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है और क्या करते हैं बच्चे इसको छोड़ देते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में अगर संविधान का टॉपिक उठता है तो इसमें से भाग, आर्टिकल्स और अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, ये बहुत ज़्यादा बार आ जाती हैं। क्योंकि ये टफ इसीलिए लगता है क्योंकि बहुत फैला हुआ टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको तरीके से समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी टॉपिक है और फिर आपको ये बाएं हाथ का खेल दिखेगा एग्जाम में क्वेश्चन में एक नंबर लेना। तो इस टॉपिक को मैंने कल आपको स्टार्ट कराया था और उसी सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बातचीत की थी और बताया था संविधान के 22 भाग हैं। हम संविधान टॉपिक पढ़ रहे थे और संविधान में 22 भाग हैं। अब ये प्रेजेंट में अगर आप गिनती करते हैं तो 25, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में देखेंगे तो कोई 23, 24, 25 भाग नहीं हैं। भाग आज भी गिनती में 22 ही दिए गए हैं, उसी में बीच बीच में ऐड कर दिए तो उस हिसाब से 25, अदरवाइज 22 ही हैं। ठीक है, इस तरह से अनुसूचियां जो पहले 8 थी, ये ओरिजिनल बता रही हूँ, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में भी है, डिजिट नहीं बढ़ाए, इतना ही चलेगा। 8 अनुसूचियां बढ़ते बढ़ते नंबरिंग बढ़ा दी गई और 12 बना दी गई। ये 12 अनुसूचियां बहुत काम की और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी की 8वीं अनुसूची मैंने इससे पिछली क्लास में जो बताया था, मानक भाषाओं का टॉपिक, वो इसी का एक पार्ट था। मानक भाषाएं इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है SSC में या टीचिंग में या किसी भी स्टेट के एग्जाम में, पुलिस में, बहुत ज़्यादा बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप इसको पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए 8 से 12 हो गई अनुसूचियां। भाग 22 ही हैं लिखित में, लेकिन वैसे ABC करके जो ऐड किए गए हैं वो 25 हो गए। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं 395, ये 465 प्लस 450 प्लस भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिजिट अगर आप चेक करेंगे तो 395 ही मिलेगा क्योंकि 396 आज तक नहीं लिखा। तो इस 395 तक में ही क्या कर दिया, जहां जरूरत पड़ी नए नए ऐड करते गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले भाग जो 4 था इसके बाद 5 हुआ करता था, अब 4A भी है। पहले आर्टिकल 51 के बाद 52 हुआ करता था, अब 51A भी दिया है। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे नए नए भाग भी ऐड किए गए, बस नंबर नहीं बढ़ाए, और नए नए आर्टिकल्स भी ऐड किए जिनके नंबर बढ़ा दिए गए। बढ़ाने का मतलब है ABC की फॉर्म में। 395 आज भी लास्ट आर्टिकल है क्योंकि 395 से पहले में ही ये जो मैंने 450 प्लस किए हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो हर एक को पता होनी चाहिए। कल हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी संविधान के भाग के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने कहा था इसको आप किसी भी किताब से उठा के पढ़ लेना, आपको आसान दिखेगा, बशर्ते आपको कुछ बेसिक चीजें अगर आ जाएं तो। फिर ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। भाग था, हर एक भाग में कोई ना कोई अनुच्छेद होगा, ऐसा कोई भाग नहीं है जिसमें अनुच्छेद ना हो। जैसे यूनिट्स होती है ना मैथ्स में, उसमें एक्सरसाइज होती हैं, फिर भाई यूनिट नंबर 7 है तो 7.1, 7.2, 7.3, ऐसे ही हमारे आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स किसी ना किसी भाग में दिए गए हैं। लास्ट भाग 22वें भाग में अंतिम आर्टिकल आपको मिल जाएगा 395, यानी हर एक भाग में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स दिए गए होंगे और बहुत ज्यादा नंबर भी होंगे आर्टिकल्स के। जैसे मैंने शायद कल चलते चलते 5वें के बारे में बताया था आपको कि 52 से स्टार्ट करके और 151 तक है, तो आप देखिए कितने सारे आर्टिकल्स हैं एक भाग में। कल हमने 5 भागों के बारे में बातचीत की थी, आज उससे आगे हम बढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन 5 भागों की ले लेते हैं और इसमें कंटेंट क्या है, मेन मटेरियल क्या लिखा है। वैसे तो बहुत सारी चीज हो सकती हैं एक्सप्लेन करने में, लेकिन मेन मटेरियल अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कल हमने 5 भाग किए थे, 1, 2, 3, 4, 5। इस एक में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 थे और इसमें आपके देश की जानकारी थी, जिसमें आपकी 2 चीजें हैं, यूनियन टेरिटरीज और आपके देश में स्टेट्स हैं। 28 और 8 का आंकड़ा आप अच्छी तरह जानते हैं क्यों है। इसके बाद दूसरे भाग में आपका 5 से लेके 11 था,
तीसरे में 12 से लेके 35 था, चौथे में 36 से लेके 51 था और पांचवें में 52 से लेके 151 था। कल हमने यहाँ तक का टॉपिक पढ़ लिया था। सेकंड वाले में नागरिकता के ऊपर बात थी, सिटीजनशिप जिसको आप कहते हैं, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से उस टाइम पे जो लोग आए उनका क्या होना था, इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए, वर्ल्ड के किसी और हिस्से में कोई अगर इंडियन ओरिजिन का आदमी रहता है या कोई महिला रहती है तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, अगर कोई बाहर की नागरिकता ले लेता है तो उसके साथ क्या व्यवहार रहेगा, ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं सेकेंड पार्ट में, भाग नंबर 2 में, नागरिकता के अंडर। और इसमें 5 से लेके 11 तक यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे आर्टिकल्स किसी ना किसी फॉर्म में नागरिकता से जुड़े हुए हैं। इसके बाद भाग नंबर 3 है 12 से 35, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए जानना, क्योंकि ये उसके मौलिक अधिकारों की बात करता है। और मौलिक अधिकार आप अच्छी तरह जानते होंगे, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, फिर एक हटा दिया गया यहाँ से मौलिक अधिकारों से और उठा के उसको 12वें पार्ट में भेज दिया गया। पहले वो पार्ट नंबर 3 में था, भाग 3 में था, ये था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो आज सिर्फ एक कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा दिया, ठीक है। इसके बाद चौथे में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो किसी भी राज्य सरकार को ध्यान रखनी चाहिए जब वो पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस से गुजर रही होती है। लेकिन ये डिबेटेबल नहीं है, आप इसके ऊपर ये अधिकार नहीं जता सकते कि क्योंकि ऐसा लिखा है इसलिए राज्य सरकार ऐसा करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद पांचवें में 52 से 151, ये पूरे देश में जैसी आपकी कार्यपालिका चलती है, जैसी आपकी मेन जो बड़ी पोस्ट मैंने कल आपको बताई थी, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया यानी प्रधानमंत्री, उनके आपस के संबंध कैसे हैं, फिर आपके यहाँ कानून कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, पूरे संसद का जिक्र है। फिर अलग अलग तरह के आपके यहाँ विधेयक होते हैं, कुछ आप धन विधेयक के रूप में देखते हैं, कुछ आप साधारण विधेयक के रूप में देखते हैं। किस पे संयुक्त बैठक होगी, कौन डिसीजन लेगा, कौन सा धन विधेयक है या साधारण, ये सारी बातें एक्सप्लेन है। यानी कानून बनाने का प्रोसेस पूरे का पूरी लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट और सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कैग तक भी इसमें एक्सप्लेन है। पांचवे में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसीलिए क्योंकि पूरे देश के सिस्टम को, प्रशासन व्यवस्था को ढंग से समझाया गया, 100 आर्टिकल्स कवर कर गया। 52 से लेके 151 तक सारे आर्टिकल्स में इसी बारे में जो मैंने आपको 5-6 चीजें बताई यही है। इसके अध्याय 5 है, कल भी बताए थे। पहले में 52 से 78 है, जिसमें राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया पीएम भी हैं। 11 पे बताया था आपको 52, 63, 74 और 78 में पीएम और राष्ट्रपति के आपस के रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया गया है कि किसकी क्या ड्यूटी है, राष्ट्रपति के फॉर्म में भी और पीएम के फॉर्म में भी, ठीक है। इसके बाद 79 से 122 तक विधेयक कैसे कानून बनेगा, कैसे विधेयक लाया जाएगा, किस कैटेगरी का होगा, किसका डिसीजन होगा, सब कुछ लिखा। यानी संसद, लोकसभा, राज्यसभा से लेके पूरे विधेयक की प्रक्रिया मेंशन की गई। इसके बाद आपका ये अध्यादेश है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है 124 से और 148 में कैग है 151 तक। तो ये 5वां, कल हमने इतना ही पढ़ा था। अगर आप लोग सच में कॉन्शियस हैं, पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को ये आसान दिखेगा अगर आपने कोई किताब पढ़ी होगी तो। और अगर नहीं पढ़ी है तो ये बैठे बिठाए नहीं आती हैं चीज़ें, इनके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने टाइम पे ऐसे ही पढ़ा करते थे कि सारी चीज़ें समझनी है, फिर पढ़नी है, फिर याद करनी है, फिर दोबारा से पढ़नी है, फिर याद करनी है, तभी चीज़ें निखरती हैं। हर किसी को अगर चमकना चाहता है कोई भी, तो उसको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नाम ऐसे ही नहीं बनते। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बने आपके परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना कल पढ़ लिया था। चलिए आज इससे आगे की स्टार्टिंग करते हैं। आज हम पढ़ते हैं भाग, इससे जुड़े हुए अनुच्छेद और इसका क्या कंटेंट है, क्या इसमें मेन है, ठीक है। तो 5 तो आपको समझ में आ गए। छठा भाग, अब जैसे देश की बात कर ली तो अब राज्य की बात करेंगे, यानी पूरी नॉलेज राज्य के बारे में सारी बातें आपको मिलेंगी छठे भाग में, क्योंकि देश के बाद तुरंत राज्य की बात करते हैं। आर्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो वहां एंड हुआ था, 151 था ना, ये 152 से और 237। देखो जब देश की बात हुई थी तो 100 आर्टिकल कवर किए थे, 52 से लेके 151। अब 100 नहीं कवर किए। अब बहुत सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, आपके राज्य में और देश में सेम ही हैं, पता होगा ना आपको। जैसे आपका राष्ट्रपति है, ऐसे आपका राज्यपाल है,
राज्य में। जैसे आपके देश में उपराष्ट्रपति है, ऐसे ये प्रधानमंत्री है, ऐसे आपका सीएम है। जैसे आपके एमपी थे वहाँ, ऐसे यहाँ एमएलए हैं। सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है सारा सिस्टम। लोकसभा की तरह विधानसभा है, और अगर राज्यसभा की तरह देखें तो कहीं कहीं पर विधान परिषद है। हर जगह नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके पास उतनी पावर्स भी नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ विधान परिषद का निर्माण किया भी गया है, और जहाँ ज़रूरत खत्म हो गई है वहाँ बनाने के बाद समाप्त भी की गई है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स इशारा करते हैं विधानसभा की तरफ, विधान परिषद की तरफ, राज्यपाल की तरफ, विधानमंडल की तरफ, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया सीएम की तरफ। यानी इन सब में जैसे देश की बातें थी ना 52 से 151, ऐसे इनमें सारी बातें आपको राज्य के स्तर की मिलेंगी। तो जिसको 52 से 151 समझ में आ गया, उसको 152 से 237 अपने आप आ जाएगा। वहाँ 5 अध्याय थे, यहाँ 6 अध्याय हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ हाई कोर्ट है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालय भी आ जाएंगे क्योंकि वो राज्य सरकार वाली ही टॉपिक में कार्यपालिका के और न्यायपालिका के अंडर पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे देश की व्यवस्था थी ऐसे ही राज्य की व्यवस्था है। वो भाग नंबर 5 था, ये भाग नंबर 6 है। वहां 52 से 151 था, यहाँ 152 से 237 तक है। ठीक है, अब इसके बाद भाग नंबर, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें है राज्य की सारी जानकारी, राज्य की कार्यपालिका, और इसमें हाई कोर्ट्स का भी जिक्र है। और राज्य में आप समझ जाइए कि राज्यपाल भी होगा, इसमें विधानसभा भी होंगी, इसमें सारा प्रोसेस उनका कैसे चलता है सब कुछ दिया होगा। जैसे कि देश का था ऐसे राज्य का। ठीक है, इसके बाद 7वां भाग, ये एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं है 7वां। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें लगभग रिपीटिशन वाली हैं, और इसमें राज्यों की ही जानकारी है, उन राज्यों की जो आपकी अनुसूची मैंने आपको पढ़ाई थी बहुत पहले, लास्ट ईयर की एक वीडियो है अनुसूची की, उसमें मैंने बताया था पहली अनुसूची में देश और राज्य की जानकारी है। तो वहीं पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य है ना, वो यहाँ एक्सप्लेन किए गए। सिर्फ एक आर्टिकल 238 में है। क्या है इसमें, ये आपके काम का बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत याद करना है, बस आपको बता दिया है। वैसे उम्मीद नहीं है कि पेपर में ये आएगा। 238 की इंपॉर्टेंस कम है। ठीक है, इसके बाद 8वां भाग ये काम का है। इसमें क्या है, इसमें है आपके देश में 239 से लेके 242 तक के आर्टिकल्स आपके संविधान के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपके देश में 2 चीजें हैं, एक केंद्र और एक तो राज्य और एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं। तो राज्य तो आपने देख लिया, एक पूरे भाग में है। आपने राज्य देखा, आपने पूरे देश का सिस्टम भी समझा 5वें में। 6ठे में आपने देखा राज्यों की जानकारी है, सारी बातें ऐसी जैसी देश में थी। फिर अब 8वें में किसकी बात करेंगे, तो 8वें में डिटेल से दिए गए हैं यूनियन टेरिटरीज। पहले देखो देश दिया गया था ना सबसे पहले, यहाँ पर हम उनको छोड़ दें, वो तो पूरी दुनिया से संबंधित थे, मतलब इंडियंस से। यहाँ देखें तो कार्यपालिका का काम धाम तरीका, इनकी व्यवस्था देश की थी। देश के बाद किसका नंबर दिया गया था, राज्य का। फिर राज्य के बाद राज्य के 2 पार्ट हो गए, जो कि दूसरा ही आपके काम का नहीं है। उसके बाद राज्य के बाद किसकी बात करेंगे, यूटी की, क्योंकि आपका देश बना ही इन दोनों से है। भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, यहीं पे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपके पहले राज्य की बात करेगा, फिर यूनियन टेरिटरी की। आप सब अच्छी तरह जानते हैं आपकी यूटीज में चेंज हुआ था 31 अक्टूबर 2019 के बाद। पहले यूनियन टेरिटरी 7 थी, फिर अचानक से एक दिन पता चला कि कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके यूटी बना दिया। तो उसी रात एकदम से 9 यूटी हो गई, और 26 जनवरी 2020 को फिर पता चला कि 2 यूटी को इकट्ठा करने का डिसीजन ले लिया, दादर नागर हवेली और दमन दीव को। तो इस तरह 9 से घट के वो 8 हो गई, और अब तक तो 8 ही हैं। तो यूनियन टेरिटरीज में कैसे सिस्टम चलेगा, उनका प्रशासन, सारी बातें दी गई हैं आर्टिकल नंबर 239 से लेके और 242 तक। ये इंपॉर्टेंट है। आपने दिल्ली का नाम सुना है ना, दिल्ली, एक तो दिल्ली और एक पौंडीचेरी जिसको आप पुदुचेरी कहते हैं। ये 2 ऐसे हैं यूनियन टेरिटरी जहां सीएम बनते हैं। आपने चंडीगढ़ का कभी सीएम नहीं सुना, अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का कभी सीएम नहीं सुना, दादर नागर हवेली दमन दीव का सीएम नहीं बनता। लेकिन ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, जहां चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसका मतलब यहाँ की जनता को हक है अपने एमएलए बनाने का, और उन्हीं एमएलए में जो सबसे ज्यादा पार्टी जिसके पास एमएलए सबसे ज्यादा सीटों पर आते हैं, जिस पार्टी के,
वही सीएम बनते हैं। अभी मई में आपने देखा ना नए जो बने हैं पौंडीचेरी के, तो पौंडीचेरी और दिल्ली सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे कि विधानसभा भंग हो सकती है, बाकियों में तो है ही नहीं, बाकियों में है ही नहीं विधानसभा। चंडीगढ़ में विधानसभा थोड़ी है, चंडीगढ़ का सारा कामकाज पंजाब का प्रशासक, पंजाब का जो मुखिया वही देखता है, वही वहां का प्रशासक है। तो इन दोनों में अगर विधानसभा है तो भंग भी हो सकती है, और पूरे देश में विधानसभा भंग की जाती है जब वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, संवैधानिक तरीके से काम ना चल रहा हो और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो आर्टिकल 356 के तहत नहीं लगता। पूरे देश के किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आर्टिकल 356 के तहत लगेगा। ये राष्ट्रपति की पावर्स में है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है ना 352 से 360 के बीच में, तो उसी में ये एक पावर है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य का अगर सिस्टम ढंग से ना चल रहा हो और ये शिकायत राज्यपाल कर दे कि भाई इस स्टेट में जिसका मैं हेड हूँ, मुखिया हूँ, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट तो वही होते हैं ना उस सेंस में, वो अगर शिकायत कर दे कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं किया जा रहा, तो तुरंत से वहां की विधानसभा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और वहां जो सीएम है ना उसकी पावर्स उस टाइम यूज नहीं कर पाएंगे वो, यानी एमएलएज और सीएम की पावर एक तरह से सीज हो गई कुछ टाइम के लिए। उस दौर में वहां पे राज्यपाल काम करेगा, नाम चलेगा राष्ट्रपति का। ये 2 ऐसे हैं यूनियन टेरिटरी, राज्य नहीं है ये, जहां सीएम बनते हैं। तो कॉमन सेंस लगाओ, इन्हीं दोनों में सीएम अगर बनते हैं तो एमएलए बनते होंगे और यहीं पे विधानसभा भंग भी की जा सकती है। ये जो दिल्ली देख रहे हो ना, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, वो जानबूझ के देंगे 4 राज्यों के नाम में से एक दिल्ली को देंगे और कहेंगे कि इनमें 356 लागू नहीं किया जा सकता। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिल्ली में 356 नहीं लगता। 356 की जगह यहाँ पर 239 का ही एक पार्ट लग जाता है ए बी, जिसमें कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ये याद रखना है अलग से, 356 के तहत नहीं लगता। तो यूनियन टेरिटरीज की जानकारी आपको किस में मिलेगी? भाग नंबर 8 में। 5 में क्या था? देश। 6 में था राज्य। 7 में भी वो पहले जो अनुसूची है उसके भाग ख वाला राज्य 238 में, और उसके बाद 239 से 242 तक 8वां भाग इसको कवर करेगा। इसमें यूनियन टेरिटरीज आएंगे। दिल्ली का राष्ट्रपति शासन 356 के तहत नहीं लगेगा, बल्कि 239 AB के तहत लगेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाग नंबर 9। मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक ऐसा मुद्दा है जो कि आम आदमी को, जो गांव में रहता है, उसकी ताकत को बयां करता है। तो पंचायत का जिक्र किया गया है आपके संविधान में, और एक जगह नहीं कई जगह इसका जिक्र आएगा। इसका जिक्र आपको अनुसूची में भी मिलेगा, 11वीं अनुसूची 12वीं पंचायती और नगर पालिका नगर निगम की ही तो थी। आपको इसका जिक्र डीपीएसपी में भी मिलेगा, आर्टिकल 40 में, जहां पंचायत के गठन की बात की गई थी। जो राज्य माने ना माने उसकी मर्जी, क्योंकि वो डिबेटेबल नहीं है। और अब आप देख रहे हैं एक भाग भी, यानी देखो आर्टिकल भी हैं डीपीएसपी में, भाग में भी आर्टिकल मिलेंगे आपको, और ये अनुसूचियों का भी मैटर है। तो इसलिए मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। पंचायत का जिक्र किया गया है भाग 9 में। अभी आप देखिए 8वें में यूनियन टेरिटरी था ना, तो कहां तक खत्म था वो? 239 से 242 तक। तो इसका मतलब इसके आगे स्टार्ट हो रहा होगा, तो कॉमन सेंस है कि अगले में अगला ही आएगा। तो ये 243 में है। 243, देखो 242 एंड हुआ था ना ये, तो ये 243 में है, और इसमें पंचायत से जुड़ी सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। फिर 11वीं अनुसूची की क्या जरूरत पड़ी जब यहाँ था? क्योंकि उस टाइम पे वो कानून के तहत एक तरह से ऑर्डर के फॉर्म में आदेश था, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने इन बातों को माना नहीं, और उन्होंने पंचायतों के गठन पे स्टार्टिंग में तो काम किया कुछ राज्यों ने बढ़ चढ़ के, लेकिन क्योंकि वो राज्य सूची का विषय था, आधे लोगों ने उससे कन्नी काट ली। तो इसीलिए कानूनन प्रावधान किया गया, और पंचायती राज को एक तरह से ऑर्डर के फॉर्म में कि भाई हर स्टेट में पंचायती राज के इलेक्शन होने चाहिए, ताकि लोकल लेवल पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें और अपने गांव के एरिया में क्या कुछ कराना है उनको फील हो कि हाँ पावर हमारे हाथ में है, क्योंकि गांव के ही किसी आदमी को पंचायत का मेंबर, सरपंच और पंचों के रूप में वो लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये 243। अब ध्यान से देखो 243 ए से स्टार्ट करके
243 ओ तक ये चलेगा। ए से ओ तक आप सब इंग्लिश में जानते हैं, रीजनिंग में जानते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है। ए से ओ तक 15 आ जाते हैं, 15 हो गए ना ए से ओ तक, और एक ये 16। तो इस तरह से ये सारे आर्टिकल्स इशारा करते हैं पंचायत की तरफ। कौन से भाग में है? ये भाग 9 में है। ठीक है, तो 5 में था देश, 6 में राज्य, 7वें में भी वो काम का नहीं है बेशक, लेकिन राज्य का जिक्र। 8वें में आपकी क्या थी? 8वें में यूनियन टेरिटरी। 9वें में आपकी पंचायत की बात की गई है। इसके बाद 9A और 9B ये भी हैं। इनकी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि पंचायत तो सिर्फ गांव के स्तर पर है ना, लोकल स्तर पे शहर के लिए इसमें नगर निगम और नगर पालिका टाइप की चीजें आएंगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत। और उसके बाद 9B में क्या जरूरत पड़ी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लिखा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सहकारी संस्थाएं जिनको आप कहते हैं। यानी ये अगर एक मोटी बात याद करनी है तो हमें पंचायत याद करना है। पंचायत को शहर में आप ले आएंगे तो वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद बन जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप जानते हैं इसी का एक पार्ट हो सकता है। तो भाग 9 पंचायत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 8वें में क्या था? यूनियन टेरिटरी। 6 और 7 में राज्य थे, 7 काम का नहीं है। 5 में क्या था? देश की जानकारी। ठीक है, 9 हुआ। इसके बाद 10वां एक बस मेन आर्टिकल है 244, क्योंकि देखो पिछला 243 पे एंड हुआ था। देखो 243 पे इसके ABC में पार्ट्स थे, ये ऐसे नहीं था 244 इसमें हो, नहीं है, बहुत सारी बातें, लेकिन वो ए से ओ में एक्सप्लेन कर दी थी पंचायती राज में। 244 जो 10वां भाग है इसका, ये आर्टिकल, इसमें क्या है? इसमें SC ST शेड्यूल कास्ट वाला एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स वाला। तो SC ST के लिए आपके संविधान की कौन से भाग में कौन से आर्टिकल दिए गए हैं? तो 10वें भाग में आर्टिकल 244 स्पेशल इशारा करता है SC ST की तरफ। कौन सा भाग है? 10वां। 9वीं में पंचायत था, 8वें में यूनियन टेरिटरी, 6 और 7 में राज्य संबंधित थे, 5वां देश का था। ठीक है, 11वां भाग यानी आधे, क्योंकि 22 है ना टोटल, हम आधे पे पहुंच गए। अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो आपको पढ़ना बहुत आसान दिखेगा बाद में। 11वें में आपके देश और राज्य का संबंध दर्शाया गया है। देश और राज्य के संबंध पर आधारित है सारे आर्टिकल्स, कि देश और राज्य का कैसा संबंध होगा, क्या क्या पावर्स है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया संबंधों को लेकर। तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसलिए 245 से 263 तक आपके देश और राज्य के आपसी संबंधों का वर्णन किया गया है भाग नंबर 11 में। ठीक है, 22 में से हमने आधे पढ़ लिए, तो भाग 11 में देश और राज्य के आपस के संबंध हैं। 10 में SC ST का है सिर्फ एक आर्टिकल 244, और उसके अलावा 9 में पंचायत की बात की गई थी। फिर 9A 9B में शहर की पंचायत मान लीजिए, नगर निगम कह लीजिए, जैसा आपको याद रह जाए, और सहकारी समितियां। 8 में क्या थी? यूनियन टेरिटरी, 239 से 242 तक थी वो। और उसके बाद 7वें में क्या था आपका? 6 और 7 आपके राज्य के थे, 7वां काम का नहीं है, 6ठा याद रखना है आपको। उसके 6 पार्ट्स हैं और में काफी सारे आर्टिकल्स हैं, कहां से कहां तक है। अब हमें एक सीरीज हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। मैं इसको सिंगल इस पे लिख देती हूँ, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने पढ़ लिए हैं 11 पार्ट्स, ठीक है, यानी आधा काम पूरा हमारा। पहले में आपने किसकी जानकारी देखी? देश की। इसमें राज्य और यूटी, स्टेट्स और यूटी की बात की गई। दूसरे में आपने क्या देखा? नागरिकता दी हुई थी, सिटीजनशिप से जुड़ी बातें। तीसरे में आपने देखा मौलिक अधिकार दिए गए थे। चौथे में आपने देखा नीति निर्देशक तत्व DPSP दिया गया था। 5वें में आपने देखा देश की जानकारी थी, है ना, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ आएगा। वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट्स और इनकी बात करेगा, एरिया की। ये कार्य प्रणाली की बात करेगा, काम कैसे होता है उसके बारे में है, पावर्स की बात करेगा। 6th में आपके राज्य की बातचीत होगी, तो इसमें भी सेम ऐसी राज्य की कार्य प्रणाली की बात करेगा, CM की, यहाँ PM की, राष्ट्रपति की, यहाँ राज्यपाल की, इन सब की। 7वां आपके काम का ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य से ही संबंधित है, और ये पहली अनुसूची के जो ख पार्ट वाले ये है राज्य, उसकी बात करता है। खास काम का नहीं है, नहीं तुमसे पूछने वाले, आज तक मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन आपके लेवल के एग्जाम्स में नहीं देखा। 8वां बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। 9वां बात करता है पंचायत की, ठीक है। फिर 9A 9B मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। 10वां बात करता है SC ST की, और 11वां बात करता है आपस के संबंध की। किसके संबंध? केंद्र और राज्य के संबंध, ठीक है। अब इनके आर्टिकल्स क्विक देखें एक बार।
पहला भाग जो है वो 1 से 4 आर्टिकल की बात करेगा, दूसरा 5 से 11 की, ये 12 से 35 की, ये 36 से 51 की, ये 52 से 151 की, ये 152 से 237 की, ये 238 की जो तुम्हारे खास काम नहीं आएगा, ये 239 से 242, ये 243 ए से लेके ओ तक, और फिर उसी में आगे 9A 9B पंचायत का अगला पार्ट, ठीक है। SC ST 244 और किसके संबंध, केंद्र और राज्य के 245 से 263 तक हैं। ये आपके आधी लिस्ट कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मेहनत किताब से करनी पड़ेगी। कोई इतना अगर बता दे एक बेसिक सी बात तो उसके बाद किताब उठा के पढ़ना बेहद आसान दिखता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, और इसके आगे के तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। जिसको इतने आ गए उसको 22 करने में कोई दिक्कत नहीं आनी। चलिए, ये तो थी पढ़ाई की बात। ICS होमवर्क ऐप, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। बहुत सारे लोग तो वैसे बिना उसकी बहुत सारी बातें पूछते हैं। जो लोग फोन करते हैं वो लोग पहले ना थोड़ा सा सुना करो इस चीज को। ICS होमवर्क ऐप प्ले स्टोर पे है, आप वहां जाके डाउनलोड करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको हर बात के लिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ICS होमवर्क ऐप पर अपना 1 ईयर का कोर्स चला रहे हैं जिसकी फी 2,999 रुपए है 1 साल की। इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचिंग का भी, रेलवे का भी, पुलिस का भी, कोई भी एग्जाम, कोई आपको SI का देना है, कांस्टेबल का देना है, RPF का, किसी का भी एग्जाम देना है आपको, इसमें सारे कोर्सेज कराए जाएंगे। टीचिंग का भी या कोई भी एग्जाम, रेलवे है, पुलिस है, कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम है, क्लेरिकल है या कोई भी इस तरह का एग्जाम, ठीक है। हम UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी नहीं कराते, ये पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उस तरह के फोन करते हैं। उसके लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। जो हमने खुद ही नहीं कभी देखा एग्जाम, उसके लिए हम क्या पढ़ाएंगे। तो हम उसको टारगेट करके कभी नहीं पढ़ाते और ना हमें उसके बारे में पता कि उसमें क्या कुछ कवर किया जाता है। ये इस तरह के एग्जाम्स को कवर करेगा जो आपके ग्रुप C के, D के और टीचिंग और इस तरह के एग्जाम्स है ना, इनके लिए, ठीक है। ये कोर्सेज हैं, 1 ईयर में आपके सारी चीजें कवर होंगी। इसमें आपकी हर स्टेट की GK भी कवर कराई जाएगी और इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, केमिस्ट्री, जितनी चीजें हैं जो आपने देखी हैं एग्जाम में आती हैं, स्टैटिक GK भी, करंट अफेयर्स भी, वो सब कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। ये फी 1 ईयर की है। इस 1 ईयर में ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि सेंटर्स खुल जाएंगे शायद 10 जून से। ये शायद है, उम्मीद है कि चीजें अंडर कंट्रोल अब काफी हद तक हो गई हैं। रोज पॉजिटिव खबरें सुनने में ज्यादा आती हैं, तो अब 10 जून से, 10 नहीं तो 15, वैसे उम्मीद है 10 जून से ये खुल जाएंगे। और इनके खुलते ही जब यहाँ पे क्लासेस होंगी कोचिंग सेंटर पर, तो वो क्लासेस लाइव ऐप पर चलेंगी। जैसे हम सुबह 9 से 10 का बैच लेते हैं, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो ये एज इट इज बैच आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। इसमें ये वाली जो दिक्कत थी, बहुत बच्चों की शिकायत थी कि ऐप वाले अलग पढ़ते हैं, क्लास में पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं। तो ये अभी सर ने कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया कि क्लास की जो क्लासेस हैं वो लाइव आपके ऐप पे अवेलेबल हों। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये आपकी फी है 1 ईयर की। जिसको पढ़ने की इच्छा है वो कोर्स ले सकता है। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और उसमें वही डिसीजन मेकर होना चाहिए। कोई दूसरा आपके जीवन को, आपके ऊपर चीजें थोपे ना। ये आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। इसको बेहतर बनाना है, इसको खराब करना है, ये हर किसी के अपने हाथ में होता है। सुशील कुमार से बेहतर और क्या एग्जाम्पल हम आज के दौर में देखें। कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, देखो कहाँ कितना एक शान थी देश की, और देश का तिरंगा जब उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था तो कितना प्राउड का मोमेंट था। और अब आप देखो उनकी जो पिक्चर्स आ रही हैं कितनी दर्दनाक भी हैं। दर्दनाक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक मन में ना कहीं मुझे लगता है हर इंडियन को एक ठेस पहुंची कि ये क्या किया इन्होंने। कितने ज्यादा नाम और शोहरत के बाद इंसान ऐसा कैसे इतनी हद तक गड़बड़ियों पर उतर सकता है। और ऐसी क्या बड़ी दिक्कत आन पड़ी थी कि वहां से आदमी को राष्ट्रपतियों ने, आप ये देखो प्रधानमंत्रियों ने, किन बड़ी हस्तियों ने उनको नवाजा नहीं था। कितनी तरह के मेडल्स लोग अपने बेटा बेटी को उनका एग्जाम्पल देते थे कि सुशील कुमार की तरह
बड़ा बनना है। आज या कल में उनका बर्थडे भी है और कितना भयानक जन्मदिन है उनके लिए ये, क्योंकि ऐसा कभी सोचा नहीं होगा सपने में। लेकिन गलत चीज़ का अंत हमेशा गलत चीज़ तक ही पहुंचता है। इसलिए लाइफ में मैं बार बार कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और किसी के लिए भी अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें गलत ट्रैक पे चलती हैं ना तो फिर उनका एंड हमेशा गलत ही होगा। तो किस कारण से क्या कुछ हुआ, जो भी हुआ बहुत भयानक था, वो नहीं होना चाहिए था। नंबर्स मैं आपको दे देती हूँ जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, क्या नंबर था हमारा? 90 5300 20 40। इस पे आप कॉल कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। एक नंबर है हमारा 98 1200 96 96, और एक नंबर क्या है 7026 215 215, यानी 70 26 215 215, 98 1200 96 96, 70 26 215 215। टेक्निकल सारी चीजें ये बताएंगे। इन पे आप जनरल कोई क्वेरी है तो वो ले सकते हैं, और बहुत बेसिक बातों के लिए फ़ोन नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब आप लोग स्मार्टफोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा स्मार्ट भी बनना चाहिए। तो पहले सबसे पहला काम होता है, जैसे किसी को कुछ भी करना है तो पहले उस चीज़ से जुड़ी बेसिक बातें तो पता हो ना। आप जब ICS होमवर्क ऐप पे जाएंगे ना, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ लिखित में आपको मिल जाएंगी, आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। अगर उसके बावजूद आपको दिक्कत है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबर्स पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे हर ब्रांच का एक कोड है, कोड अगर लगा देते हैं आप तो आपकी फी में आपको थोड़ा सा, जैसे आप खोलेंगे ना उसको तो आपको वहां लिखा मिलेगा 31, ये कि भाई इतने का कोर्स है। वो एक कोड, कूपन कोड मांगेंगे, अगर आपके पास वो कोड है तो वो आपको 2999 में मिल जाएगा। ये कोड अलग अलग हैं। आपके आसपास कोई भी ICS की ब्रांच है तो आप वहां से कोड ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे ICS के जो ब्रांचेस वाले हैं ये लिख भी रहे होंगे इसमें कोड, और अपने फ़ोन नंबर्स आप उन पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक कोड दे देती हूँ जो मुझे सोनीपत का बताया है इन्होंने। ये हमारा कोड है, इसको लगाने से फिर ये इसका थोड़ा सा कंसेशन है। ये है SONI, सारे कैपिटल में है, P और X003, ये कोड है सोनीपत का, SONIPX003। इस कोड को लगाने से आपका वो जो 3199 वाली अमाउंट है ना, उसकी जगह आपका 2999 वाला अमाउंट लग जाएगा। 1 ईयर आपके पास है, आपका जैसा मन करे। ये जैसे ये साल है ना, ये ऐसे ही भाग जाते हैं। आप जिस उम्र में बैठे हैं 20 21 22 25, पता ही नहीं चलता जीवन के ये गोल्डन पीरियड्स कैसे साल भागते चले जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जिसने इन सालों में मेहनत कर ली होती है वो एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ चला होता है, और जिसने मेहनत नहीं की फिर वो सोच रहा होता है काश उस टाइम पढ़ लिए होते। तो इस काश को अपने जीवन से हटाना आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। कोई किसी के जीवन के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब आपको मरना है तो अकेले मरना है। तो जब अकेले जाएंगे तो ये जीवन पूरा जो हमने जिया है ये हम एनालाइज करता है इंसान, हर इंसान, कि मैंने जीवन में क्या किया। तो वो काश वाली फीलिंग ना रहे, उसके लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, और जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। अपनी ताकत का, अपनी लायकियत का कभी गलत यूज नहीं करना चाहिए। सुशील कुमार जैसे ढेरों एग्जाम्पल इस सोसाइटी में हैं जिन्होंने ये दिखाया कि अगर गलत करोगे तो गलत का अंत हमेशा गलत में ही होगा, ठीक है। चलिए चलते चलते आज एक बड़ा नुकसान हरियाणा में पत्रकारिता के क्षेत्र में उठाया गया है। आज एक पत्रकार थे बहुत बढ़िया, जो सच्चे पत्रकार बहुत कम लोग रह गए हैं, ज़्यादातर तो चाटुकार बन के रह गए हैं, लेकिन वो सच में बहुत जिंदा दिल पत्रकार थे। कुमासपुर गांव पड़ता है यहीं सोनीपत में, हरियाणा सोनीपत में। यहाँ के थे वो पुरुषोत्तम शर्मा जी। बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता में उन्होंने अपना नाम कमाया था, और लोग जो है उनके नाम को पत्रकारिता के क्षेत्र में इज्जत के साथ देखते हैं। कोई बहुत एज्ड नहीं थे, 40+ ही थी एज, लेकिन कोरोना के चपेट में आ गए और कोरोना से पीड़ित रहे लंबे टाइम तक। पहले यहीं एक प्राइवेट अस्पताल में थे। 90% उनके जो लंग्स थे ये खराब हो गए थे, और डॉक्टर ने कहा था कोई मिरेकल उनको बचा सकता है, बस उम्मीद नहीं है। और मिरेकल नहीं हुआ।
शायद उनके परिवार को ये दुख झेलना ही था, और बस भगवान से दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत सारे लोगों के परिवारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस कोरोना काल में। न जाने कितने माँओं से उनके बेटे बेटी छिन गए, कितने बच्चों के सिर पे से उनके माँ बाप का साया हट गया, कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए, कितने परिवारों में नुकसान हुआ। अब उस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर सब लोग मिलकर दुआ करें कि ये बीमारी जल्दी से चली जाए, ताकि और आगे लोगों को ये काल का ग्रास ना बनाए। तो इसीलिए सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। और ये एक ऐसा दौर है जिसमें ये फील होना चाहिए कि पूरा समाज एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सबकी पॉजिटिविटी के लिए, सबके जिंदगी बेहतर बने, इसके लिए दुआएं मांग रहा है। क्योंकि कोई कोई समय होता है जब आपको सब चीजें भूल के सबकी भलाई सोचनी चाहिए। कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है। तो भगवान पुरुषोत्तम शर्मा जी के दिवंगत जो हो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को एक ताकत दे, ताकि वो इस जो ये मुसीबत का दौर उनके ऊपर आ गया, उनके परिवार के ऊपर, उससे उबर सके और जीवन में आगे फिर से। देखिए, जीवन तो चलता ही रहता है, कोई भी चला जाए इंसान को, उसके साथ तो कोई और तो नहीं जा सकता ना। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जहाँ परिवार में कमाने वाले एक दो ही होते हैं, और मान लीजिए अभी 40+ ही थे, तो उस एज में इंसान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है परिवार को। पर कर क्या सकते हैं, जो भगवान ने लिख रखा है वही होगा, नियति में जो लिखा है वही होगा। तो बस यही है कि कोरोना जल्दी से चला जाए और सबके घरों में वापस वही अच्छी जो दिन थे, जो खुशियों का माहौल था, वो लौट आए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।